हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर वन स्टडी चैनल। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि जेएनयू का जो एग्जाम लिया गया है एमए हिस्ट्री का, ठीक है, उसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इन सारे क्वेश्चंस पे चर्चा कर ही रहा था कि बीच में टेक्निकल इशू आने के कारण वीडियो को बीच में ही पॉज करना पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे की घटना को देखते हैं। ठीक है, आगे की घटना क्या है वह सारे क्वेश्चन को ही हम लोग देखेंगे कि उन सारे क्वेश्चन में कौन कौन से जो क्वेश्चन है वे शामिल थे, ठीक है, और उनका ऑप्शन क्या क्या था, उसका राइट आंसर कौन कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है वह बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और बेहद ही ओरिजिनल है। आप लोग इस कंफ्यूजन में थोड़ी सी भी मत रहिएगा, ये सारे क्वेश्चन किसी भी प्रकार के मन ग्रंथ है, ठीक है, यह बेहद ओरिजिनल है क्योंकि हमारे करियर वन के अथक प्रयास के बाद, ठीक है, बहुत परिश्रम करने के बाद ये सारे क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अभी फिलहाल इतने कम समय में कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो आप लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो हमने यहां तक 50 क्वेश्चन, ठीक है, करा दिए थे, 49, ठीक है, 49 क्वेश्चन करा दिए थे और 10 क्वेश्चन शेष रह गए थे। ठीक है, उसमें से देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुराण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा धर्मशास्त्र वगैरह है, जो संस्कृत ग्रंथ वगैरह है, उसमें पुराण आता है। ठीक है, और तो इसमें दिया गया है कि पुराण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे 3 पुराण का नाम दिया गया है। पहला है जैसे 4 ऑप्शन है जिसमें से मार्तंड, कूर्म, विष्णु एवं छांदोग्य ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्तंड, कूर्म और यहाँ पे विष्णु तीनों पुराण के अंतर्गत आता है, मगर जो छांदोग्य है वह पुराण नहीं होता है, वह उपनिषद है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, यानी छांदोग्य जो है वह पुराण के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत मौजूद जाति प्रथा का आलोचनात्मक वर्णन किस पुस्तक में किया गया है। ठीक है, किसके पुस्तक में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अंबेडकर, हाइडलबर्गर, गांधी जी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हाइडलबर्गर, क्योंकि हाइडलबर्गर के ही पुस्तक में बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो जाति प्रथा से संबंधित तथ्य प्रचलित थे उनका आलोचनात्मक वर्णन करने का प्रयास किया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हाइडलबर्गर। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यवादी नहीं है, यानी ओरिएंटलिस्ट नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम एवं लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो दोस्तों इसमें यदि आप लोगों ने गवर्नर जनरल के कार्यकाल को एवं उनसे संबंधित कार्यों को पढ़ा होगा, उसका अध्ययन किया होगा, तो आप लोगों को याद होगा कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था, ठीक है, वह एक ओरिएंटलिस्ट नहीं था, वह एक प्राच्यवादी नहीं था। बाकी ये जो ऑप्शन दिए गए हैं विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप एवं अलेक्जेंडर कनिंघम, ये तीनों के तीनों एक ओरिएंटलिस्ट थे, एक प्राच्यवादी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई दशमलव प्रणाली किससे ली गई थी। यानी अकबर द्वारा जो अपनी सैन्य व्यवस्था में दशमलव प्रणाली प्रचलित की गई थी वह किससे ली गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है मंगोलों से, दूसरा है यूनानियों से, तीसरा है ईरानियों से और चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा, मंगोलों से, क्योंकि मंगोलों के ही सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत दशमलव पद्धति मौजूद थी, जिसका अनुकरण किसने किया, अकबर ने किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों ने 53 क्वेश्चंस को देख लिया। इसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है गांधी बिफोर इंडिया, दूसरा है गांधी इन इंडिया, तीसरा है प्लुरलिज्म इन इंडिया और चौथा है मार्क्सिज्म इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा गांधी बिफोर इंडिया। ठीक है, यानी गांधी बिफोर जो इंडिया है, ऑप्शन ए, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि रामचंद्र गुहा के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसका नाम क्या है, गांधी बिफोर इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के उपस्थित नहीं होने के पीछे क्या कारण थे। ठीक है, ऑप्शन ए है ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक तत्वों को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन बी है गांधी जी को अपमानित करना, ऑप्शन सी है अधिकांश कांग्रेसी नेताओं का जेल में होना और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन समझौता। दोस्तों आप लोगों को याद होगा जब मैं
प्रथम द्वितीय एवं गोलमेज सम्मेलन को बता रहा था, तो उसी समय बताया था कि जो ब्रिटिश सरकार थे उनका मकसद था कि किसी भी तरह करके भारत में जो सांप्रदायिक तत्व है उनको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। और गांधी जी जो सांप्रदायिक तत्वों को कुचलने के पक्ष में है, उनको यहाँ पे थोड़ी धीमी गति प्रदान किया जाए, और यदि उन लोगों को मेरे द्वारा ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा तो भारत के जो सांप्रदायिक तत्व है वह अपने आप को ऊपर कर लेंगे, ठीक है। और उस स्थिति में भारत में सांप्रदायिक तत्वों का बोलबाला हो जाएगा और जो महात्मा गांधी का मुख्य उद्देश्य है वह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और उन्हीं उद्देश्यों को कुचलने के लिए ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को यहाँ उपेक्षित किया गया था, और यहाँ के जितने भी सांप्रदायिक तत्व से संबंधित व्यक्ति थे उनको प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे एक और घटना हुई थी कि इसी समय भारतीय जो संविनय अवज्ञा आंदोलन थे उसकी भी प्रारंभ कर दी गई थी, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और इस दौरान सरकार ने अपने दमन चक्र चलाते हुए कांग्रेस के जो प्रमुख लीडर थे, जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनको कैद करके जेल में डाल दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए एवं ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रथम यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक तत्वों को प्रोत्साहन देना एवं अधिकांश कांग्रेस नेताओं का जेल में होना। तो इससे संबंधित कुछ आंसर दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है ए एंड बी, ऑप्शन बी में है ए एंड सी में है ए एंड डी, और डी में है ए बी सी एंड डी। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ए एंड सी, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगलों की राजधानी रही थी? ऑप्शन पहले देख लीजिए, कथन है दिल्ली, आगरा, लाहौर एवं इलाहाबाद। ऑप्शन ए में है 1 2 3, ऑप्शन बी में है 1 2 4, ऑप्शन सी में है 1 3 4, और ऑप्शन डी में है 2 3 एवं 4। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 1 2 3 अर्थात दिल्ली, आगरा एवं लाहौर में मुगलों की राजधानी रह चुकी थी, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन दक्षिण भारतीय वैष्णव संत हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय वैष्णव संत से संबंधित है या दक्षिण भारतीय वैष्णव संत है? उसमें पहला नाम है तिरुमालिसई, दूसरा है सुंदरई, तीसरा है नीलकंठ, और चौथा है लैरप गैयर। ठीक है, लैरप गैयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन होगा? तिरुमालिसई, क्योंकि तिरुमालिसई जो था वह एक दक्षिण भारतीय वैष्णव संत था। ठीक है, कौन था? दक्षिण भारतीय वैष्णव संत। बाकी जो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं वह शैव संप्रदाय से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, 1861, 1871, 1877, 1882। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह कौन हो जाएगा? 1861 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पेपर का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश के द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, कौन कौन? भारतीयों के द्वारा, दूसरा है पुर्तगालियों के द्वारा, तीसरा है चीनियों के द्वारा, और चौथा है अंग्रेजों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन हो जाएगा? चीनियों के द्वारा। ठीक है, 3री शताब्दी में चीनियों के द्वारा ही सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया गया था। आगे देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 60वां नंबर क्वेश्चन है, या नील के प्रमुख 2 वेराइटीज का आयात भारत के किन किन क्षेत्रों से होता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, सरखेज, मद्रास, बयाना एवं सूरत, और उसका 4 कूट भी दिया गया है। ऑप्शन ए में है ए एंड बी में है सी एंड डी, सी में है ए एंड सी, और डी में है ए एंड डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें 2 फर्स्ट एवं थर्ड दिया गया है, यानी ए एंड सी, अर्थात बयाना एवं सरखेज से। ठीक है, बयाना एवं सरखेज से नीलों की जो प्रमुख 2 वैरायटीज हुआ करती थी उनका आयात किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने 60 क्वेश्चन को देखने का प्रयास कर लिया, और यह जो 60 के 60 क्वेश्चन है वह आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद आवश्यक भी है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने एमए हिस्ट्री एंट्रेंस पेपर का एग्जाम दे करके आए होंगे, तो आप लोगों को इसके संबंध में कोई मतलब सूचना अभी प्राप्त नहीं हो रही होगी, और न ही ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्राप्त हो रहे होंगे, परंतु हमारी टीम के द्वारा एक बहुत ही मतलब परिश्रम यहाँ पे किया गया है, और आप लोगों को टोटल क्वेश्चन देने का प्रयास किया गया है, ताकि आप लोग अपना जो जांच है स्वयं ही कर ले और स्वयं ही यह आंकने में कामयाब हो जाए कि मेरा कितना मार्क्स आएगा, या मेरा सिलेक्शन JNU एंट्रेंस एग्जाम्स में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हमारे सारे कन्फ्यूजन जो है वह दूर होते हैं। और यदि आप लोगों को JNU ही नहीं, प्रत्येक प्रकार के ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रकार के
क्वेश्चन पेपर या आंसर की से संबंधित तथ्यों की जानकारी चाहिए, या आप उनका जानकारी सर्वप्रथम चाहते हैं, तो आप लोग जो हमारे करियर वांट स्टडी चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि दोस्तों इससे जुड़ी समस्त जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो इतना तो परिश्रम आप लोगों को करना ही होगा। और मैं आप लोगों को यहाँ जाते जाते एक और बात बता दूं कि इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ हमारे गूगल साइट careervant.com पे उपलब्ध है। यदि आप लोग उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस पर जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हैं, वह आप लोगों को मिलान करने में और ही आसानी प्रदान करेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मैं अभिषेक आप लोगों से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।